नेक्स्ट के आगे देखो टॉपिक आपको नेक्स्ट दिया हुआ है कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट के बारे में आप लोगों को पहले भी मैंने बताया, कार्बन क्रेडिट से जो इनकम होती है, कार्बन क्रेडिट याद है क्या चीज को बोलते हैं, क्या चीज होती है बताया था ना। सेक्शन कौन सी है ये 115 जे नहीं बीजी की बजाय बीपीजी होना चाहिए। उससे आप अलग रखिए पीबीजी है, तो मैं भी तो आई थी ना सेक्शन 115 बी और जी। देखो कार्बन क्रेडिट होता है क्या, वो तो आपको मैं बताया था कि प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को कार्बन क्रेडिट खरीदना पड़ता है। जो लोग कार्बन को बचाते हैं, प्रदूषण को बचाते हैं, वो लोग सेल करते हैं, जैसे पेड़ लगाने वाली कंपनियां और कोई प्रदूषण को फैलाने से रोकने वाले जो इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां। एक तरफ तो कई कंपनियां ऐसी होती है जो प्रदूषण को कम करती है और कई कंपनियां होती है जो प्रदूषण को फैलाती है। तो वो जो कम करने वाली कंपनियां वो क्या करती है, बेचती है क्या, कार्बन क्रेडिट। और कार्बन क्रेडिट से बेचते हैं तो उस पर टैक्स बहुत कम लगता है कंपनियों को, वो चाहे कोई भी बेचो, इंडिविजुअल एचयूएफ कंपनी कोई भी। सरकार चाहती है कार्बन क्रेडिट ज्यादा से ज्यादा बिके। कार्बन क्रेडिट बिकेगा इसका मतलब लोग प्रदूषण को कम कर रहे हैं, तो सरकार उस पर टैक्स बहुत कम लगाना चाहती है। कितना लगाना चाहती है, 10%। रेट भी आई होगी आपके पहले। वह टोटल इनकम ऑफ एसएससी, अगर टोटल इनकम जो एसएससी की इंक्लूड उसमें अगर शामिल है यानी फ्रॉम इनकम फ्रॉम, अगर कोई इनकम शामिल है फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट, अगर कोई कार्बन क्रेडिट से होने वाली इनकम शामिल है, देन सच इनकम शैल बी टैक्सेबल, तो वो इनकम जो है वो टैक्सेबल होगी एट कंसेशनल रेट ऑफ 10%। कितना टैक्स लगेगा उस पे, 10% टैक्स लगेगा ऑन द ग्रॉस अमाउंट ऑफ सच इनकम, उसकी ग्रॉस अमाउंट पे 10% ही टैक्स लगेगा। नो एक्सपेंडिचर और अलाउंस इन रेस्पेक्ट ऑफ सच इनकम शैल बी अलाउड, अंडरलाइन करो। लेकिन इसमें से ये कह रहा है क्या नहीं मिलेगा, कोई भी एक्सपेंडिचर या अलाउंस, कोई भी खर्चे की छूट नहीं मिलेगी। नो एक्सपेंडिचर और अलाउंस शैल बी अलाउड, कोई भी खर्चा कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। कोई भी व्यक्ति चाहे वो इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, फर्म हो, कंपनी हो, कोई भी अपने लेता है तो उस पर टैक्स तो कितना लगेगा, कार्बन क्रेडिट की इनकम पे 10%, प्लस अगर इनकम वो लिमिट से क्रॉस कर जाती है तो सरचार्ज भी लग सकता है और सेस तो लगना ही लगता है। सेस तो आपको पता है कितना होता है, 4%। तो इन तीनों मिला के उस पर ये तरह क्या होगा, कार्बन क्रेडिट की इनकम पे टैक्स लगेगा। जैसे एक सवाल आया भी था, आपको मैं बता दूं, वो याद नहीं आ रहा आपको, 2020 या 21 के पेपर में एक में कराया था, उसमें 220 लाख थी या ऐसे कुछ कार्बन क्रेडिट से इनकम थी। याद आ रहा है किसी को, पेपर में आपके दिसंबर 20 वाले में था या जून 21 वाले पेपर में कोई से में आया था, 220 लाख ऐसे कुछ वो कंपनी की थी। तो 220 लाख मान लो अगर इनकम हो कार्बन क्रेडिट से, तो बोलो टैक्स कितना होगा, कोई सोच के बताओ। कंपनी है अगर 220 लाख का 10% हो गया पहले, तो कितना हो गया, 22 लाख। प्लस कंपनी एसएससी है तो सरचार्ज कंपनी के नियम के हिसाब से सोचो, कंपनी एसएससी तो कंपनी, इंडिविजुअल होता तो इंडिविजुअल के हिसाब से सरचार्ज की रेट। कंपनी पे 1 करोड़ से ज्यादा इनकम होगी नहीं, तो कितना सरचार्ज लगेगा, 7%। तो 7% सरचार्ज लगता है और 4% क्या लग जाएगा, तो 22 लाख आ गई। 22 लाख का 7% जोड़ो, ऐसे नहीं कई जने कहते हैं 7 और 4 11, 11 22 का निकाल लिया, ये कर देते, वो नहीं करना। 22 लाख फिर उसका 7% निकाल के जोड़ो और फिर उसमें 4% निकाल के जोड़ो। चौबीस लाख 48 हजार, ठीक है, 24.48 लाख बोलते लगभग टैक्स किया। ये इंडिविजुअल होता तो, ये तो कंपनी बोली है, इंडिविजुअल होता तो 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में सरचार्ज लगता है 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में 15, और 2 करोड़ से भी ज्यादा हो तो 25। तो ये 2 करोड़ से ज्यादा है ना इनकम, तो कितना लगता है, 7 की जगह सरचार्ज 25% लगता है। समझ पा रहे हो बात को, वो कंपनी वाली रेट हो। तो ये देखिए कार्बन क्रेडिट पुराना नियम है, कोई नया नहीं है। फिर बाईबैक ऑफ शेयर आ रहा है टॉपिक, क्या टॉपिक ध्यान से देखिए, बाईबैक ऑफ शेयर। लिस्टेड अनलिस्टेड वर्ड कुछ लिखा हुआ है क्या, अनलिस्टेड शब्द को हटा दो। हाँ जी, पक्की चाहिए किधर खाली खाता सही है, तेरे को नहीं याद हुई मेरा।
कैसे पढ़ाई करते हो आप इतने 100 रुपए में, ये बताओ। तो अभी बात कर रहा हूं कि बाईबैक ऑफ शेयर। बाईबैक ऑफ शेयर कि कंपनी के शेयर का बाईबैक कैसे क्या होता है। लिस्टेड अनलिस्टेड कुछ लिखा हुआ है सबको हटा देना, आज सब कंपनी के लिए एक ही नियम आ गया बाईबैक ऑफ शेयर का। बाईबैक की सेक्शन होगी 115 क्यूबी। बाईबैक की सेक्शन लिखी हुई क्या कहीं? क्यूब ए। देखो ध्यान दीजिए, बाईबैक के बारे में हम बात कर रहे हैं। बाईबैक का मतलब होता है जब कंपनी आपसे शेयर वापस खरीदे। कंपनी इश्यू करती है कभी शेयर, तो कंपनी देखो शेयर आपको बेच रही है और आप कंपनी से खरीद रहे हो इश्यू करते टाइम को। और बाईबैक का मतलब क्या हो जाता है, कंपनी शेयर आपको आपसे खरीद रही है। बाईबैक का मीन क्या होता है, रीपरचेज ऑफ शेयर। कंपनी आपसे शेयर खरीद रही है, रिडम्पशन कर रही है, एक तरह से आपको पैसे वापस लौटा रही है कंपनी, तो वो बाईबैक कहलाता है। अब बाईबैक में देखा जाए तो कैपिटल गेन होता है कि हम शेयर बेच रहे हैं, किसको बेच रहे हैं, कंपनी को बेच। तो बेचना, शेयर को बेचना, आपको ध्यान हो तो कैपिटल गेन एड में आता था। शेयर को बेचते हैं तो कैपिटल गेन की इनकम होती है। लेकिन वो यहाँ पे एक स्पेशल बात ये होती है, ध्यान से सुनिए, जैसे आप शेयर बेच रहे हो, मैं कंपनी, फायदा किसको हुआ है, कैपिटल गेन किसको हुआ, बेचने वाले को या खरीदने वाले को। आपने शेयर बेचे, मान लो पहले मेरे से लाख रुपए में आपने शेयर खरीदे थे, अब 5 लाख में बेच रहे हो मुझे, तो फायदा किसको हुआ, मेरे को, खरीदने वाले को, या आपको बेचने वाले को, बेचने वाले को। कैपिटल गेन बेचने वाले को ही, कैपिटल गेन पे टैक्स भी उसी को देना पड़ता था, याद हो तो एलटीसीजी या एसटीसीजी, कि आपने इतने में खरीदा इतने में बेचा, पहले सेल्स कंसीडरेशन लिखते थे, लेस इंडेक्स कॉस्ट करके कैपिटल गेन निकालते थे। आपको बेचने वाले को टैक्स देना पड़ता है, तो कायदा ये बनता है शेयर होल्डर टैक्स दे। आप शेयर होल्डर हो, मैं कंपनी हूं, मैं आपसे खरीद रही हूं, तो फायदा किसको हुआ, आपको। कायदे से शेयर होल्डर को टैक्स देना चाहिए, लेकिन नियम इसका उल्टा है। इसमें कंपनी टैक्स देती है आपकी, आपका टैक्स कौन देगी, कंपनी। कौन सी चीज पे, बाईबैक ऑफ शेयर। तो इसमें खरीदने वाले को तो उल्टा नुकसान है, लेकिन सरकार ने नियम ये कर रखा है कि खरीदने वाला व्यक्ति ही आपकी इनकम पे टैक्स देगा। आपको जो बाईबैक पे इनकम हुई है, कैसे वो देखिए, डोमेस्टिक कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे। डोमेस्टिक कंपनी, देखो किसको चुकाने की बात कर रहा है, शेयर होल्डर को नहीं। क्या लिखा हुआ है, डोमेस्टिक कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे। कंपनी के लिए ये जरूरी है टू पे कि वो चुकाएगा। क्या चुकाएगा कंपनी, पीबीटी। पीबीटी फिर फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, बाईबैक टैक्स। बाईबैक पे टैक्स चुकाएगा एट द रेट ऑफ, ये रेट तो देखो चेंज हो गई, रेट नई बुक में क्या लिखी हुई है देखना, 23.296। ये 20% प्लस 10% और प्लस 4% जोड़ के देखो, देखिए एक सेकंड में चेक भी कर लेता हूँ ये। परसेंट है सरचार्ज, सरचार्ज 12% है इसमें। $23.30 आ गया होगा लगभग, 296। हाँ 23.30 बोल सकते हो, एक ही बात है। ध्यान दो, ये रेट कैसे बनी हुई है वो भी लिख लो। बाईबैक पे टैक्स जो वो कंपनी देगी, और टैक्स की रेट आप लिख लो 20% प्लस 12% प्लस 4%, 23.296% आ रहा है, या लगभग इसको 23 पॉइंट क्या कह सकते हैं, 30% भी कह सकते हैं, एक ही बात है। 23.30, 20% टैक्स
जैसे 100 रुपए की इनकम हुई, कंपनी ने आपको बाईबैक के 100 रुपया दिया, तो 20% टैक्स प्लस 12% सरचार्ज निकालो, जोड़ो, और फिर 4% जोड़ो, 23.26 लगभग आ जाएगा, और फिर लगभग इसको 23.30 भी कह सकते हैं। तो सुनो आगे, डोमेस्टिक कंपनीज रिक्वायर्ड टू पे बाईबैक टैक्स। एक डोमेस्टिक कंपनी को ये कह रहा है बाईबैक के टाइम टैक्स देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 23.296 इंक्लूडिंग सरचार्ज एंड सेस। उसमें ये भी लिख लेना आप लोगों को जो बताया, ऑन बाईबैक ऑफ इट्स शेयर। अनलिस्टेड शब्द को हटा दो, आजकल लिस्टेड शेयर हो चाहे अनलिस्टेड हो, दोनों पे ये नियम एक जैसा ही है, चाहे लिस्टेड कंपनी हो चाहे अनलिस्टेड हो, दोनों में ही कंपनी देगी टैक्स। तो अनलिस्टेड शब्द हटा दो, इंप्लीमेंटेड अंडर एनी मोड प्रेस्क्राइब्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। कोई भी तरीके से कंपनी ने अगर शेयर का बाईबैक किया है तो कंपनी उस पर टैक्स देगी। इट इज एडिशनल टैक्स, ये एडिशनल टैक्स होता है इन द हैंड ऑफ कंपनी। कंपनी को अलग से टैक्स देना होगा ओवर एंड अबव इट्स इनकम टैक्स लायबिलिटी। जो कंपनी की टैक्स लायबिलिटी है उसके अलावा से ये टैक्स देना पड़ेगा। मतलब इनकम टैक्स ये अलग है। जो इनकम टैक्स आपने 25-30 कल जो बेसिक रेट पढ़े थे वो तो इनकम पे लग रहा था, आज किस पे लगेगा? ये बाईबैक पे। दिस एस्पेक्ट इज एक्सप्लेन इन डिटेल इन 5 हेड स्टडी इन द चैप्टर इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 10(34) क्लॉज ए। A shareholder participating in such buyback scheme enjoy tax benefit, tax exemption. Underline करो, शेयर जो है बाईबैक स्कीम में आपको हो रहा है कायदे से फायदा, आप बेच रहे हो अपने शेयर, लेकिन आपके लिए तो ये कह रहा है क्या होगा, शेयर होल्डर के लिए जो बाईबैक स्कीम में पार्टिसिपेट कर रहा है उसको तो टैक्स की एग्जम्पशन मिल रही है, आपको तो टैक्स देना नहीं पड़ रहा बाईबैक से होने वाली इनकम पे। irrespective of either share are held as capital assets or stock in trade। चाहे आपने शेयर असेट्स के रूप में रख रखे हो चाहे स्टॉक के रूप में रख रखे हो, चाहे आपने असेट्स के रूप में रख रखे हो चाहे स्टॉक के रूप में, आपको तो टैक्स देना नहीं पड़ेगा। और देना किसको पड़ेगा? कंपनी को। देखा है, शेयर होल्डर पार्टिसिपेटिंग इन सच बाईबैक स्कीम एंजॉय टैक्स एग्जम्पशन, आपको तो एग्जम्पशन मिल जाएगा। इररेस्पेक्टिव, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर शेयर आर हेल्ड, कि चाहे वो शेयर आपने कैपिटल असेट्स के रूप में रख रखे हो और स्टॉक इन ट्रेड, या किसके रूप में रख रखे हो? स्टॉक इन ट्रेड के रूप में, कैसे भी रख रखे हो, चाहे माल के रूप में पड़े हो आपके पास शेयर का बिजनेस करते हो, चाहे असेट्स के रूप में हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रीटी बेनिफिट सच टैक्स शुड बी पेड। फिर नीचे करा ये टैक्स जो वो सरकार को चुकाना पड़ेगा, कंपनी ये टैक्स जमा कराएगी सरकार को 23.30% विद इन 14 डेज। कितने दिनों में जमा कराएगी? 14 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ एनी सच कंसिडरेशन। जिस तारीख को आपको पेमेंट कर दिया बाईबैक करके शेयर होल्डर को, उसके 14 दिन में सरकार को टैक्स चुकाएगी फॉर सच बाईबैक टू द शेयर होल्डर। सच टैक्स शैल बी पेड टू द क्रेडिट ऑफ गवर्नमेंट। ये टैक्स जो वो ये करा गवर्नमेंट को चुकाया जाएगा, कितने दिन में चुकाया जाएगा? 14 डेज, 14 दिन में, फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन टू शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को आपको पेमेंट जिस तारीख को करेंगे, शेयर होल्डर को आपको जिस तारीख को पैसा चुकाएंगे उसके 14 दिन में कंपनी क्या करेगी? वो इसको पैसे को शेयर होल्डर को चुकाते ही सरकार को टैक्स दे देगी। कितने दिन में? 14 दिन। अब बात एक इसमें देखो, कैपिटल गेन कैसे निकाला जाता है या ये टैक्स कौन सी रकम पे लगेगा, वो भी आपको निकालने का तरीका बता रहा हूँ कि कितनी इनकम पे सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। बाईबैक का जो टैक्स लगेगा ना 23 इनकम या टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम कैसे निकाली जाएगी बाईबैक के टाइम, ये ध्यान दीजिए। अमाउंट पेड, ये शायद कुछ बुक में तो लिखा हुआ नहीं होगा फार्मूला, किसी में भी नहीं लिखा होगा। अमाउंट पेड टू शेयर होल्डर माइनस अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर। कंपनी ने शेयर अलॉट कितने में किए थे आपको, वो रकम घटा देंगे और आपको चुकाई कितनी रकम शेयर होल्डर को, अमाउंट पेड टू शेयर होल्डर। आपको बाईबैक करते टाइम कंपनी कितना रुपया चुका रही है उसमें से कम कर दिया जाएगा अमाउंट कंपनी को रिसीव्ड कितने में मिली। आपको जब शेयर अलॉट किए तो कंपनी को कितना पैसा मिला था। जैसे इमेजिन करिए कोई कंपनी 1,00,000 शेयर का बाईबैक कर रही है। सुनो, कंपनी कितने शेयर का बाईबैक कर रही है, इमेजिन करो 1,00,000 शेयर का। तो 1,00,000 शेयर बाईबैक कर रही है और आपको अभी 50 रुपया वापस दे रही है एक शेयर। कितना रुपया वापस दे रही है? 50। तो अमाउंट पेड, आपको कितनी रकम दे रही है सरकार वापस? 1,00,000 शेयर पे 50 रुपए के हिसाब से कितने रुपए दे रही है? 50 लाख। आप शेयर होल्डर के शेयर खरीद रही है वापस 50 लाख में, और वो शेयर आपको अलॉट किए थे 30 रुपए पे। एक शेयर आपको कितने में बेचा था? पहले बेचा 30 में था, वापस 50 में खरीद रहे। तो 1,00,000 शेयर को अलॉट कितने में किया था? 30 में। तो कितने आ जाएंगे? 30 लाख। तो
आपको इनडायरेक्टली आपको फायदा कितना हुआ? आपको कंपनी अब तो चुका रही है 50 लाख, आपने जब शेयर इश्यू किए थे कंपनी ने आपको 30 लाख में, तो कितने का फायदा हो गया कंपनी को? 20 लाख। इस पे ये टैक्स लगेगा, कंपनी 23.30% टैक्स देगी, लगभग 6-6.5 लाख का टैक्स हो गया वो सरकार को। तो ये दोनों लाइनें लिख लेना। टैक्सेबल इनकम कैसे निकालते हैं? अमाउंट पेड टू शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को रकम कितनी चुकाई जा रही है बाईबिल के टाइम, और माइनस कर देंगे अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर, शेयर का अलॉटमेंट करते टाइम कितना अमाउंट मिला। ये एक चीज ध्यान रखना आप लोग, अनलिस्टेड शब्द को हटा दिया था ना वहां पर। अमाउंट पेड टू शेयर होल्डर, नीचे अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर। आगे आगे देखिए, फिर सुनिए, आपको ये मैंने बता दी बाईबिल की बात, बाईबिल शेयर का होता है उसके बारे में, इसमें ध्यान रखना। अब ये रूल ऑल कंपनी पे लागू है, लिस्टेड अनलिस्टेड का फर्क मिट गया है। आप चाहो तो ये लाइन में लिख लो, नाउ दिस सेक्शन इज अप्लीकेबल, नाउ दिस सेक्शन इज अप्लीकेबल ऑन ऑल कंपनीज, नाउ दिस सेक्शन इज अप्लीकेबल on all companies. Now this section is applicable on all companies. ये सारी कंपनियों पे लागू है, लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, सब कंपनियों पे लागू है, ठीक है। तो ये देखो कंपनी असेसमेंट यहाँ पे पूरा होता है, नीचे ट्रिपल MF का लिखा हुआ है, टैक्स ऑन इनकम मनी, ये म्यूचुअल फंड वाला लिखा हुआ है, इसकी क्रॉस लगा लो, आपको टॉपिक देखने की जरूरत नहीं है। एक उसके नीचे इक्वलाइजेशन लेवी का लिखा हुआ है क्या? इक्वलाइजेशन लेवी, हालांकि इस टॉपिक से कनेक्टेड तो नहीं है, लेकिन 2 लाइन का विषय इसको भी अभी ले लेते हैं। इक्वलाइजेशन लेवी, इक्वलाइजेशन लेवी, देखो इक्वलाइजेशन लेवी एक नया टैक्स सरकार ने जोड़ा है, जो इसलिए लगता है क्योंकि आजकल बहुत सारी सर्विसेज जो है हम यहाँ पे ऑनलाइन लेने लगे। फॉरेन में कोई व्यक्ति से, इंडिया में अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन सर्विसेज ले रहा है, सर्विसेज सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा मैं, सर्विस क्या हो सकता है, जैसे ऑनलाइन सर्विस जो फॉरेन से हम कोई ले, सोचो ऑनलाइन सर्विस कोई देता है क्या फॉरेन से बैठा हुआ? हेल्थ से जुड़ी भी हो सकती है, टीचर एजुकेशन से जुड़ी भी हो सकती है, कंसल्टेंसी की हो सकती है, आर्किटेक्चर हो सकती है, फाइनेंस से जुड़ी भी हो सकती है, कोई भी सर्विस। तो भाई कोई दायरा आजकल कोई चीज का फिक्स तो रहा नहीं, तो फॉरेन में बैठा हुआ व्यक्ति हो सकता है कि इंडिया में कोई व्यक्ति को सर्विस दे रहा हो, नॉन रेजिडेंट रेजिडेंट को सर्विस दे रहा हो, और उससे वो सीधा फॉरेन में बैठा बैठा इनकम कमा रहा हो। नॉन रेजिडेंट कोई सर्विस दे रहा है किसको? रेजिडेंट को। क्या दे रहा है? कोई सर्विस, और बदले में उसके कोई फीस भी ले रहा होगा, कोई पेमेंट भी ले रहा होगा। तो नॉन रेजिडेंट अगर कोई फॉरेन में बैठा हुआ इंडिया में किसी व्यक्ति को सर्विस दे रहा है, और उस नॉन रेजिडेंट का इंडिया में कोई पीई भी नहीं है, नो पीई, ये पीई सब जगह का आता है। पी का मीन क्या होता है? परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, जिसकी इंडिया में कुछ भी नहीं है, ब्रांच इंडिया में, ऑफिस कुछ भी नहीं है। आजकल ऐसे भी पॉसिबल है, लेकिन ये
कि फॉरेन में बैठा हुआ व्यक्ति का हम इंडिया में क्या करते हैं, सर्विस लेते हैं। बहुत सारे गेम बनाने वाली कंपनियां ये भी करती है, आपको बताओ तो इंडिया में उनका ऑफिस ही नहीं है, और वो क्या कर रही है, फॉरेन में बैठे बैठे जैसे पबजी गेम बना दिया, इंडिया में हम डाउनलोड कर रहे हैं, खेल रहे हैं, और कंपनी उससे कमा रही है विज्ञापनों से, और से होता ही है बहुत सारी चीजों की इनकम। तो ये फॉरेन में बैठी कंपनियां इंडिया में जो कमाई कर रही है नॉन रेजिडेंट से रेजिडेंट को सर्विस देके, और पीई भी नहीं है, पी तो वो हो जाता है जिसका इंडिया में रियल में ऑफिस है और सब कुछ है, इंडिया में कुछ नहीं है, तो वो कंपनी इंडिया में टैक्स भी नहीं देगी जनरली, वो कहेगी कि साहब हमारे को इंडिया से कोई मतलब नहीं है, अगली पार्टी में तो फीस दे रही है सीधा फॉरेन, लेकिन उसको इंडिया में इंडिया के रेजिडेंट को टैक्स देना पड़ेगा। उसको सरकार इंडिया वाले को पकड़ लेगी कि तू फॉरेन से ले रहा है सर्विस, सरकार को टैक्स दे। कितना टैक्स लेगी सरकार, उसकी फीस का 6% टैक्स लेगी, 6%। देखो इसको लेकर के आपको एक दो लाइन पढ़ रहा हूं मैं, आपको सुनिए। इन ऑर्डर टू एड्रेस दीज चैलेंज करके मिला क्या, तीसरा पैरा, चैप्टर 8 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2016 टाइटल्ड इक्वलाइजेशन लेवी, 2016 में ये इक्वलाइजेशन लेवी जोड़ा गया। प्रोवाइड फॉर एन इक्वलाइजेशन लेवी, ये टैक्स है, इक्वलाइजेशन लेवी क्या नाम है, किसका नाम है, टैक्स का, इनकम टैक्स का टाइप है। कितना लगेगा, ये रेट पूछी जाती है, कितना लगेगा, 6%। किस पे, ऑन द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, जो प्रतिफल की रकम है, ऑन द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर स्पेसिफाइड सर्विसेज, कुछ विशेष प्रकार के आप सर्विसेज अगर लेते हो तो उनका जो कंसिडरेशन हम चुकाएंगे, कंसिडरेशन प्रतिफल, उसका 6% लगेगा। रिसीव्ड, जो प्रतिफल किसको रिसीव हो रहा है, नॉन रेजिडेंट को, नॉट हैविंग परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, अंडरलाइन करते जाओ, ये कंसिडरेशन किसको मिल रहा है, नॉन रेजिडेंट को, और जिसका इंडिया में क्या नहीं है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, नॉट हैविंग परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया, फ्रॉम, और किससे मिल रहा है, फ्रॉम ए रेजिडेंट इन इंडिया, किससे मिल रहा है वो, इंडिया के रेजिडेंट से। वो कैरी ऑन बिजनेस, जो इंडिया में क्या करता हो, कोई बिजनेस या प्रोफेशन चलाता हो, और फ्रॉम ए नॉन रेजिडेंट हु हैज ए परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। ये करा है, ये कंसिडरेशन नॉर्मल आप याद रखो, नॉन रेजिडेंट को मिल रहा है, और किससे मिल रहा है, रेजिडेंट से, जिसका इंडिया में क्या नहीं है, पी नहीं है, और रेजिडेंट जो उसका इंडिया में क्या चल रहा है, कोई बिजनेस प्रोफेशन चल रहा है। जैसे मैं इंडिया में कोचिंग चला रहा हूं, और अब 2 लाइन ही, नई बुक में 2 लाइन ही दी होगी, आपको मैं बता दूं, कई जनों के पास नोट्स नहीं दिए तो इनको मैंने एडिट करके खाली 2 ही लाइनें छोड़ी है, टेक्स्ट की रेट लिखी हुई होगी वगैरह, लेकिन विषय सुन भी लो आप थोड़ा। तो बात ये है कि इसमें नॉन रेजिडेंट व्यक्ति कोई सर्विस दे रहा है और उसके बदले में फीस ले रहा है, और किसको दे रहा है सर्विस, रेजिडेंट। रेजिडेंट का क्या है इंडिया में, बिजनेस है। जैसे मैं कोचिंग चला रहा हूं और मैं जूम कंपनी उससे सर्विस ले रहा हूं, आपकी ऑनलाइन क्लास किस पे चल रही है, जैसे जूम पे चल रही है, तो सर्विस देने वाली ये कंपनी यूएसए की है, इंडिया की नहीं, वहां से बैठी हुई सर्विस दे रही है, इंडिया में कुछ नहीं है इनका लेना देना, पेमेंट भी सारा डॉलर में होता है, सारा पैसा उसको डॉलर में ही जाता है। तो वो अब फीस जो ले रही है वो बताओ, आपको हमको ये सर्विस मैं ले रहा हूँ, आप नहीं ले रहे हो, जूम कंपनी के अंदर सर्विस देने वाली कंपनी जूम हो गई, लेने वाला कौन हो गया, बिल किसके नाम आएगा, पार्ट के नाम आएगा। तो वो बिल मेरे को सर्विस मिल रही है और इसका पेमेंट मैं दे रहा हूँ, तो इस पे कौन सा टैक्स लग जाएगा, ये इक्वलाइजेशन ले, कितना % लग जाएगा, 6%। देखो थ्रेशोल्ड, इसकी लेकिन कुछ लिमिट वगैरह भी बताई हुई होगी। इक्वलाइजेशन लेवी इज डिडक्टेबल इफ द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन इन ए प्रीवियस ईयर एक्सीड ₹1 लाख। ये तभी लगेगा जब एग्रीगेट अमाउंट कितने से ज्यादा हो, ₹1,00,000 से ज्यादा हो। एक साल में अगर मैंने फॉरेन कंपनी को पेमेंट कितने से ज्यादा का किया हो, ₹1,00,000 का, लिमिट पूछी जाती है कई बार, तो ₹1,00,000 से ज्यादा का, अगर मैं जूम कंपनी को लाख से ज्यादा का पेमेंट कर रहा हूं तो ऑब्वियसली मेरे को टैक्स देना पड़ेगा। इक्वलाइजेशन लेवी सो डिडक्टेड, और ये जो टैक्स काटा गया है ड्यूरिंग एनी कैलेंडर ईयर, कोई भी साल में, शैल बी पेड बाय एवरी असेसी टू द क्रेडिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सरकार को कब तक जमा कराना होगा, 7 तारीख तक, फॉलोइंग मंथ, अगले महीने की 7 तारीख। मतलब ये 6% में अगले की इनकम में से काट लूंगा। जैसे अगले को जूम कंपनी को मैं ₹1,00,000 दे रहा हूँ, तो लाख में से 6% काट लूंगा, उसको 94,000 ही दूंगा, 94, और 6,000 किसको दे दूंगा मैं, सरकार को। भाई उस कंपनी को हो रही है इनकम, तो मेरे को थोड़ी हो रही है, कंपनी कमा रही है, तो उस कमाई में से 6% टैक्स में काट के सरकार को दे दूंगा। वो तो देने आएगी नहीं इंडिया, तो मैं उसको देने वाली फीस में से काट लूंगा और 6% सरकार को दे दूंगा। तो इसमें मेन मोटा मोटी बात तो 2 ही है याद रखने की, कि कितने तक तो नहीं लगता इक्वलाइजेशन लेवी, ₹1,00,000 तक नहीं लगता, और उससे ज्यादा होने पे कितना लगता है, 6% लगता है। ये 2 चीजों में से कोई सा सवाल, इनको थोड़ा शॉर्ट ही कर रहा हूं मैं आजकल, क्योंकि ये चीजें ज्यादा नहीं आ रही। हाँ, सर्विस लेने वाला देगा सरकार को, लेकिन इनकम कौन सी में से काट लेगा,
जिसको सरकार, जिस पार्टी को हम दे रहे हैं ना पैसा, उसमें से काट के और सरकार को दे, वो है। तो ये इक्वलाइजेशन लेवी था। अब इसके बाद में देखो कॉर्पोरेट असेसमेंट की हम थोड़ी एक्सरसाइज ले लेते हैं। कंपनी असेसमेंट की आप लोगों को जो टॉपिक मैंने बताया उससे जुड़ी हुई आप एक्सरसाइज निकालो लास्ट में। 13वें टॉपिक में मिलेगी एक्सरसाइज इसकी 13। असेसमेंट ऑफ कंपनी करके 81 क्वेश्चन से दिया हुआ है, 81 क्वेश्चन। असेसमेंट ऑफ कंपनी निकालिए क्या सबने? फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 81। कल बहुत सारे जने भाई आपको थोड़ा सा ब्रेक दे दिया, उससे में भागे 3 बजे कल आए नहीं। ऑनलाइन वालों को ज्यादा रहती है ना भागने की, मैसेज तो सबको मिलता ही है, चैटिंग तो कर रहे थे, कई जने ऑनलाइन भी थे, उस क्लास में आने से शर्म आती है, फिर रिकॉर्डिंग देखने में ज्यादा मजा आता है, लाइव तो नहीं ली जाती। 81 है एबीसी लिमिटेड ए डोमेस्टिक कंपनी। अब देखो थोड़ा कल वाला भी चीज का दिमाग लगाना, कल पढ़ा था कंपनी असेसमेंट, आज तो मामूली चीज आई है एक दो। एबीसी लिमिटेड एक डोमेस्टिक कंपनी है जिसका टर्नओवर 450 करोड़ है, कंप्यूटेड इन द टोटल इनकम, और उसकी टोटल इनकम 102 लाख है। टैक्स पेबल बाय द कंपनी, तो उसका टैक्स पेबल कंपनी का क्या होगा? एक मिनट, इस क्वेश्चन को आप एक बार छोड़ो, एक चीज और बतानी पड़ेगी। 82 क्वेश्चन लीजिए, 82 प्रोविजन ऑफ मेट। मेट के जो नियम है आर एप्लीकेबल टू द कंपनी। मेट के नियम कौन सी कंपनी पे लागू होंगे? इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी या एलएलपी? एलएलपी पे नहीं लागू होते, एलएलपी के लिए तो मना किया है। इंडियन कंपनी, फॉरेन, इन दोनों पे लागू होते हैं, कल आई थी लाइन भी, इंडियन हो चाहे फॉरेन हो। तो बी, total income of XYZ Limited include the income of dividend of rupees 10 lakh paid by UK based foreign company in which XYZ Limited hold 30% of equity share capital. The dividend income so received by the company from UK based foreign company in assessment year shall be। देखो इस चीज को लेकर के एक नई बुक्स में नोट्स में होगा, और वैसे आप अदर सोर्स सेट में भी पढ़ चुके, वो रूल यहाँ पे एक बार वापस याद दिलाता हूँ पहले ये क्वेश्चन करने के पहले, क्योंकि अब ये चीज आने लगी ऐसी जिनके रूल कई चीजों के पहले आ चुके। अदर सोर्स में डिविडेंड के बारे में आपने नियम पढ़ा था, सेक्शन आई थी 115 बीबीई या बीबीएफ, सेक्शन नंबर अभी आपको क्लिक कंफर्म कर दूंगा। देखो उसमें आया था डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी। आपको अदर सोर्स में नोट्स में लिखा हुआ है, आप अदर सोर्स में एक बार नोट्स निकाल ही दो ना आप अपने। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी, अदर सोर्स में नोट्स देखो। लिखा हुआ है ऐसा या कुछ नहीं लिखा हुआ? हाँ है ना, 115 बीबीडी के नाम से है ये, 115 बीबीडी के नाम से देखो लिखाई हुई है, सबके लिखी हुई है, इस वाला सबके लिखी हुई है। सेक्शन 115 बीबीडी के नाम से लिखा हुआ है, डिविडेंड रिसीव्ड बाय इंडियन कंपनी फ्रॉम स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी विल बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 15%, 15 नहीं 15% इन द हैंड ऑफ इंडियन कंपनी। नहीं मिला? हाँ, तो वो रूल देखो कंपनी से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसका एक सवाल यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन वो रूल पहले लिखा दिया, बार बार लिखाने की जरूरत नहीं। देखो सुनो, वो रूल वापस समझा देता हूँ। अदर सोर्स सेट का पॉइंट था 115 बीबीडी के नाम से सेक्शन डी है क्या? जैसे कार्बन क्रेडिट का नियम अभी पढ़ा था, तो ये शुरू में भी आ गया, वापस आ गया यहाँ पे, वैसे ये नियम डबल रिपीट हो रहा है।
ये 115 बीबीडी ये कहती है कि अगर डिविडेंड रिसीव्ड होता है कोई इंडियन कंपनी को, किसको मिल रहा है? इंडियन कंपनी को, और किससे मिल रहा है? कोई स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी से, तो उस पर टैक्स कितना लगेगा? 15%, और सरचार्ज से एक्स्ट्रा है, सरचार्ज से तो एक्स्ट्रा है, 15% टैक्स लगेगा। इंडियन कंपनी को देना होगा, वो ये भी लिखा होगा कि इंडियन कंपनी जो उस पर 15% टैक्स देगी जो डिविडेंड फॉरेन कंपनी से इंडिया वाली कंपनी को मिले। इसका मतलब फॉरेन कंपनी के शेयर इंडिया वाली कंपनी ने खरीद रखे, और उससे अगर इंडिया वाली कंपनी को क्या मिल रही है? कोई डिविडेंड की इनकम, तो उस पर इंडिया वाली कंपनी कितना टैक्स देगी सरकार को? 15%। इनकम तो हो रही है ना इंडिया वाली कंपनी को। यहाँ स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी का क्या मीन है वो भी नीचे लिखा हुआ होगा। स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी मींस ए कंपनी इन विच इंडियन कंपनी होल्ड 26% और मोर ऑफ शेयर कैपिटल। क्या लिखा भाई? आप लोग क्रांति क्यों नहीं लिखा? का तो बराबर है निकाल। ऐसे करने से थोड़ी होता है, आप कोई चीज को पढ़ते ही नहीं हो सीरियसली। बाद में मैं कई बार बोलता हूँ आपको कोई चीज जब पढ़ा देते हैं तो उसने देखा करो कि आज हम सर ने क्या पढ़ाया। आप सीरियस नहीं होगे ना तो टीचर कितना भी सीरियस हो जाओगे, सीरियस नहीं बन पाओगे ऐसे करोगे। 15% प्लस सरचार्ज और प्लस सेस। इंडियन कंपनी को फॉरेन कंपनी से अगर डिविडेंड मिला है कोई स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी से, तो इंडियन कंपनी उस पर टैक्स देगी 15% प्लस सरचार्ज प्लस सेस। और दूसरी बात, इंडियन कंपनी, यहाँ स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी का मतलब वो कंपनी जिसके 26% या उससे ज्यादा शेयर किसने खरीद रखे? इंडियन। तीसरी बात एक और सुन लेना, वो ज्यादा काम की नहीं है, लिखी भी नहीं होगी शायद, वो ये है, ये कोई भी खर्चा वगैरह नहीं घटाएंगे उस इनकम में। क्या लिखा हुआ? कोई खर्चा वगैरह नहीं घटाएंगे, मतलब पूरी इनकम पे क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। उसका वहां पे भी एक्सरसाइज में सवाल आया था अदर सोर्स में, और यहाँ पे भी सवाल आ रहा है। देखो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे थे हम? 83 देखिए क्वेश्चन में आता है ये, ज्यादा पुराना थोड़ी हुआ है, 10-15 दिन पहले पढ़ा होगा। टोटल इनकम ऑफ XYZ लिमिटेड, 83 क्वेश्चन नंबर निकाल लीजिए। 83 क्वेश्चन निकाल लो, अब एक्सरसाइज पलटो, इस पलट नहीं दूसरा आएगा। टोटल इनकम ऑफ XYZ इंक्लूड द इनकम ऑफ डिविडेंड। उसको डिविडेंड की इनकम हुई 10 लाख। किससे मिल रहा है? यूके बेस्ड फॉरेन कंपनी से, इन विच, जिसमें XYZ जो इंडिया वाली कंपनी है होल्ड 30% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर। इंडिया वाली कंपनी के पास उस कंपनी की कितने शेयर है? 30%। 26 से ज्यादा हो गए ना। इंडिया वाली कंपनी के पास 36% शेयर, 30। डिविडेंड इनकम जो मिली है यूके बेस्ड फॉरेन कंपनी से सैलरी, उस पे टैक्स कितनी रेट से लगेगा? आया ना 15%, सरचार्ज से अलग से, तो ए हो जाएगा। इसलिए सरचार्ज से इसका कोई ऑप्शन नहीं दिया, ए कर देंगे, टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 15%। सवाल तो इजी है, कोई प्रैक्टिकल वैसे कुछ नहीं है, रेट पूछिए सिर्फ। एक कंपनी, अगला है एक कंपनी इज लायबल टू पे, एक कंपनी जो वो लायबल होगी टू पे मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, वेट चुकाने के लिए जिम्मेवार होगी। कितना परसेंट ऑफ इट्स बुक प्रॉफिट? बुक प्रॉफिट का कितना परसेंट है? वेट 15%। 85 भी एक बार आने तो इसकी कंडीशन बताऊंगा अभी। 86 ये भी नहीं पढ़ा अभी हमने, 85 और 86 दोनों रहने दीजिए, अभी आप क्रॉस नहीं लगाना है, अभी बता दूंगा इसको। ये चीजें कुछ चीजें रह जाती है कई बार। 87 देखिए, एक कंपनी है अर्न, एक कंपनी ने बुक प्रॉफिट कमाया 50 लाख का वर्ष के दौरान, और टोटल इनकम है उस कंपनी की कितनी? 10 लाख। तो कंपनी को इनकम टैक्स कितना देना पड़ेगा? ध्यान से सुनो, बुक प्रॉफिट दिया हुआ आ जाएगा कोई सवाल में, तो बुक प्रॉफिट पे तो लगाना वेट वाली रेट, और नॉर्मल टोटल इनकम दे रखी है उस पर रेगुलर टैक्स नॉर्मल वाला लगाओ। जैसे इसमें क्या हो जाएगा फिर? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 87। एक तो आप वेट निकालो, बुक प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 10 लाख, वेट कितना निकलेगा? 15%। सुनो, अभी वेट के टैक्स, बुक प्रॉफिट पूछ रहा हूं, बुक प्रॉफिट कितना है? 50 लाख। बुक प्रॉफिट पे वेट कितना लगेगा? 15%। सरचार्ज भी लगेगा क्या? सरचार्ज लगता है 1 करोड़ से ऊपर हो तो कंपनी पे, कल बताया था, तो वो नहीं लगेगा, सीधा शेष लग जाएगा कितना? 4%। 50 लाख का 15% निकालो 7.5 लाख, और उसका 4% जोड़ के देखो, 7 लाख सीधा। ये तो टैक्स आ गया वेट के हिसाब से। दूसरी तरफ क्या निकालोगे?
टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, रेगुलर टैक्स निकालो। रेगुलर टैक्स की इनकम कितनी है? 10 लाख। सुनो, इस पे कितना परसेंट रेट लगाओगे? 25 या 30? 30। 25 तो तब जब टर्नओवर दिया होगा। तो 10 लाख का 30% टैक्स और सेल्स लगेगा 4। सरचार्ज नहीं लग रहा है साल में 1 करोड़ से कम इनकम 3 लाख 12। सरकार को कौन सा टैक्स देना पड़ेगा बोलो? मेट वाला या रेगुलर टैक्स? जो ज्यादा है तो 7,80,000 ये टैक्स पेएबल होगा। आपको कल बताया था मेट वाला टैक्स या ये टैक्स जो ज्यादा है सरकार को टैक्स हमसे लेगी तो 7,80,000 ले लेगी, मेट वाला टैक्स ले लेगी। मेट वाला टैक्स बुक प्रॉफिट पे लगता है और रेगुलर टैक्स किस पे लगेगा? टैक्सेबल इनकम। 88 इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी जिसका टोटल टर्नओवर 400 लाख से ज्यादा नहीं है, द एप्लीकेबल टैक्स रेट, तो उस पर टैक्स की रेट कितनी लगेगी? जिस डोमेस्टिक कंपनी का टर्नओवर 400 लाख से ज्यादा नहीं है उस पे रेट कितनी लगेगी? 25। मेट्रो लिमिटेड एक डोमेस्टिक कंपनी है, इज असेस्ड विद टोटल इनकम, जिसकी टोटल इनकम 11.25 करोड़ है, तो सरचार्ज कितना लगेगा? 11 करोड़ है इनकम, 10 करोड़ से ज्यादा इनकम है तो सरचार्ज क्या रेट से लगेगा? डोमेस्टिक पे 12%, तो 12% डी। मेट्रो लिमिटेड ही डोमेस्टिक कंपनी है जिसकी टोटल इनकम 5 करोड़ समथिंग है, तो सरचार्ज 7% लग जाएगा। नेट प्रॉफिट 91 में नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 25 लाख है। कंपनी हैज डेबिटेड, क्रॉस लगाओ इस सवाल को, तो कुछ क्वेश्चन आपसे लेवल से ऊपर के दिए हुए। द फॉलोइंग इज, इसके भी क्रॉस 93 कर सकते हो। द फॉलोइंग कंपनी इज नॉट लायबल टू पे मेट, मेट कौन सी कंपनी पे नहीं लगता? LIC। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 जेपी आर एप्लीकेबल इन केस ऑफ, इनमें से कौन सी कंपनी पे लगेंगे ये नियम? डोमेस्टिक, फॉरेन, क्लोजली हेल्ड या ऑल कंपनी। LLP पे नहीं लगता, LIC पे नहीं लगता, कुछ कंपनी एक्सेप्शन भी, तो ऑल। फॉर कंप्यूटिंग द बुक प्रॉफिट, क्रॉस लगाओ इसके भी। 96 एम लिमिटेड हैज मेड क्रेडिट, एम लिमिटेड के पास क्रेडिट है मेट वाली 5,20,000 की। इट कैन कैरी फॉरवर्ड मेट क्रेडिट, तो ये मेट की क्रेडिट को कितने साल ले जा सकता है? 15 साल। नंबर ऑफ ईयर फॉर विच मेट क्रेडिट कैन बी फॉरवर्ड 15 ईयर, अगले में भी ये पूछा हुआ है मेट क्रेडिट कितने साल? 15 साल। 99 टैक्स क्रेडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ मेट क्रेडिट, मेट जो चुका है उसकी क्रेडिट जो है विल बी अलाउड ओनली, वो उस साल मिलेगी जिस साल टैक्स पेएबल जो होगा टोटल इनकम पर एट द नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट से जो टैक्स आएगा वो क्या आएगा? हायर आएगा, ज्यादा आएगा। किस वाले टैक्स से? मेट वाले से। मेट वाले से जिस साल रेगुलर टैक्स ज्यादा आएगा, मोर देन। जिस साल टैक्स पेएबल जो होगा टोटल इनकम पे वो नॉर्मल रेट से जो आएगा वो क्या आएगा? मोर देन, ज्यादा आएगा। किससे? जो टैक्स 115 जेपी में बनता है। अगर इंडियन कंपनी होल्ड, अगर उसके पास 30% शेयर है कोई फॉरेन कंपनी के, तो अमाउंट जो मिलेगी फॉरेन कंपनी से डिविडेंड की, उस पे इंडियन कंपनी किस रेट से टैक्स देगी? डीबी रिक्वायर्ड है। इंडियन कंपनी को फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिलता है तो कितना परसेंट टैक्स देती है? 15%। तो ये देखो एक अदर सोर्स का भी नियम यहाँ पे 2-3 सवाल इसके पूछ, ठीक है। देखो मैंने एक क्वेश्चन शुरू का छोड़ा, आपको जानना था कौन सा? 81, वो इस वजह से छोड़ा है, वो मार्जिनल रिलीफ का टॉपिक है। मार्जिनल रिलीफ का टॉपिक एकदम लास्ट में डील करेंगे हम लोग, शुरू में डील किया हुआ है ऑलरेडी। वैसे जब टैक्स शुरू हुई तो पहली या दूसरी क्लास में आपको अगर किसी को पढ़ना हो मार्जिनल रिलीफ का तो वहां पे भी बताया हुआ है। आपको मैं क्लास नंबर आज मैसेज कर दूंगा ग्रुप में, देखिए, तो वो क्लास नंबर पे आप मार्जिनल रिलीफ वापस देख के समझ सकते हो, क्योंकि वो लंबा टॉपिक है और बकवास टॉपिक है, मतलब बहुत कम पूछा जाता है। तो उस टॉपिक में अभी पूरा 1 घंटा नहीं बल्कि पिछली बार 2 क्लास लगी थी, मुझे पता है। तो अब 1.5-2 क्लास वापस रिपीट करने में उतना लंबे टॉपिक पे फायदा वाली नहीं है। तो आप लोग पढ़ो, लेकिन वो टॉपिक मैं वापस बताऊंगा, वापस भूलोगे उसको, तो इससे अच्छा एग्जाम टाइम में वापस आपको रिपीट कराऊंगा। ये चीज आप लोगों को कंपनी असेसमेंट की मैंने बात बताई है। कंपनी असेसमेंट के जस्ट बाद में देखो छोटा सा एक टॉपिक और है, तो वो आप लोगों को ले लेता हूँ। देखो आप लोगों को अभी तक जो बातें बताई है इसमें सिर्फ आप एक्सरसाइज पे डिपेंड मत रहना कि एक्सरसाइज में ये चीज ही बताई है तो ये या नहीं है। देखो ये चीजें क्या होती रहती है,
जैसे आपकी कल स्कीम के बारे में बता दो, 115 बीएपी और 115 बीडब्ल्यू जो थी उनका एक भी सवाल नहीं आया। क्यों? क्योंकि राइटर लोग भी क्या करते हैं, ये जो बुक लिखी हुई है जिसकी एक्सरसाइज लिखी हुई है वो पुराने सवाल तो डाल देता है, नए अपडेट जो होते हैं ना उनके सवाल में नहीं मिलते एग्जाम में। लेकिन क्या होता है, वो नए सवाल ज्यादा पूछता है, जो नया कोई चीज जुड़ा होता है ना उस चीज के बारे में। जैसे बाईबैक टैक्स अभी बताया था, उसमें चेंज हुआ है तो वो पूछने का ज्यादा चांस है। बाईबैक की रेट वगैरह लिखवाई थी ना अभी आपको, बाईबैक पे टैक्स शेयर होल्डर नहीं देगा, कौन देगा? कंपनी देगा, 14 दिन में जमा कराएगा। इक्वलाइजेशन लेवी का पूछ सकता है। तो जो चीजें हमें लगता है ना कि ये चीज तो कहीं आई नहीं एक्सरसाइज में, वो ये मत सोचना कि एग्जाम में नहीं आई, वो भी एग्जाम में क्या हो सकता है, आ सकती है। बाकी मेट में तो फिक्स है, मेट में कई जनों को झमेला लग रहा है तो मेट में तो फिक्स है, याद रखो। एक तो किस पे लागू होती है, वो सारी कंपनियों पे। किस पे लागू नहीं होती वो आपको याद होगा, एलआईसी पे लागू नहीं होगा, शिपिंग कंपनी पे वो लागू नहीं होगा। मेट की रेट याद रखो 15। एक आईएफएससी जो होते हैं ना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज, मेट की क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड कितने साल होती है? बस ये 5-4 साल, 15 साल तक ये 5-4 चीजें आपको याद। मेट में कोई लफड़ा नहीं। और कुछ चीजें हम लोग देखो इनके अंदर आपको सारी चीजें नहीं बता रहे, आपको मैंने पहले ही कहा है, क्योंकि ये टॉपिक तो है एडवांस और एग्जाम में आते हैं एक के सवाल और सारे कवर भी हो रहे हैं। एक्सरसाइज आपने देखिए, कोई भी एग्जाम में आएगा ऐसा नहीं कि भी छूट गया वो चीज नहीं। तो अब मैं आपको जो टॉपिक बता रहा हूँ वो आप लोग ढूंढो, वापस थ्योरी में आओ। कंपनी असेसमेंट से पहले आपको एएमटी नाम से मिलेगा, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, एएमटी। देखो पेज नंबर फ्रॉम असेसमेंट के आसपास होना चाहिए, फ्रॉम के आगे है। हाँ, एओपी के पहले, एओपी के पहले एएमटी अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। एक 115 और सेक्शन कौन सी लिखी हुई है? जेसी। ये उसका भाई नहीं लग रहा है क्या? मेट का, मेट का। और ये हो गया एएमटी। मेट की सेक्शन कौन सी थी? 115 जेपी। और ये कौन सी है? एएमटी। इसकी सेक्शन है 115 जेसी। हाँ, ये उसका भाई है। और ये उन पे लगेगा जिन पे वो भाई नहीं लगता था। वो 115 जेबी वो तो लगती थी ऑल टाइप ऑफ कंपनी, है ना। ये लग जाएगा कंपनी के अलावा नॉन कॉर्पोरेट असेट। ये जैसे एप्लीकेबल किन पिन पे, पहले आपको देखो मैं मेरे हिसाब से समरी बताता हूँ, बाद में आप नोट्स में देख लेना, क्योंकि ये चीजें नोट्स में अलग तरीका हम समझाते हैं वो अलग है थोड़ा। एप्लीकेबल ऑन ऑल असेसी एक्सेप्ट कंपनी। कंपनी को छोड़ के बाकी सब पे, जैसे किस किस पे? इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एलएलपी भी शामिल है, फर्म या एलएलपी दोनों आ गए इसमें। और एओपी, बीओआई, सोसाइटी, ट्रस्ट सब आ गए, ठीक है ना। तो सब पे ये अपने जो लगेगा वो सारे नॉन कॉर्पोरेट एसएससी पे जितने भी प्रकार के बच गए वो सारे के सारे एसएससी इसके अंदर आ गए, कि कोई भी ऐसा एसएससी नहीं है जिस पे ये अपने नहीं लगती हो एएमटी। ट्रस्ट को हटा देंगे, ट्रस्ट का ये मैंने 4 लोगों पे लगती, सोसाइटी का तो लिख सकते लेकिन ट्रस्ट पे नहीं। तो इन 5 लोगों पे देखो ये एप्लीकेबल होती है। इन 5 के बारे में आप पहले पढ़ चुके ना, सबके बारे में, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एलएलपी, एओपी, बीओआई, सोसाइटी अपनी कोर्स में नहीं, खाली नाम ही लिखा है मैंने आपको। तो इन 5-6 लोगों के लिए आप लोगों को मैंने कहा है कि इन पे ये अपने एएमटी लगेगा। इनका रेगुलर टैक्स तो आपको पता होगा, जैसे इंडिविजुअल पे कितना लगता है, स्लैब रेट थी, एचयूएफ पे भी वही स्लैब रेट थी, एओपी, बीओआई का, फर्म, एलएलपी का भी 30% आया था टैक्स, एओपी, बीओआई का आपको टेबल बताया था एक डायग्राम। और सोसाइटी, ये 5 लोग हैं, इन पे रेगुलर टैक्स के साथ सरकार कहती है कि इनको एएमटी भी देना पड़ सकता है। हालांकि इंडिविजुअल और एचयूएफ पे एएमटी के नियम तब भी लगेंगे, इंडिविजुअल और एचयूएफ पे, अगर टैक्सेबल इनकम जो है वो 20 लाख से ज्यादा, अगर किसी करदाता की टैक्सेबल इनकम जो है मोर देन कितने से ज्यादा हो, 20 लाख, 20 लाख से ज्यादा।
बाकी फ्रॉम पे, एओपी पे, इन पे तो हमेशा ही लगेंगे। खाली बात किसकी है, इंडिविजुअल एचयूएफ की, तो इन पे ये तभी लगेगा, ध्यान रखना। ऐसा देखो इसमें क्या है, चेंज करता हूं, रुको एक बार ये सारी चीज वापस रिपीट करूंगा। इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई और एजेपी, जिन जिन पे स्लैब लगती थी ना, ये 5 लोग तो थे जिन पे स्लैब रेट लगाते थे, याद हो तो इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई और एक लिखते थे एजेपी। एजेपी का मीन क्या होता था, आर्टिफिशियल जुडिस। हाँ, तो इन पांचों के लिए इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, इन पे तभी लगेगी जब इनकी इनकम कितने से ज्यादा हो, 20 लाख। और एक बच गया कौन इनके अंदर, फ्रम और एलएलपी, इस पे हमेशा ऑलवेज अप्लीकेबल। ये लिमिट पूछी जाती है कि एएमटी के नियम एक इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी पे इन पे कब लागू होते हैं, ज्यादा इंडिविजुअल एचयूएफ का नाम लेगा, कब लागू होंगे, अगर इनकी टैक्सेबल इनकम 20 लाख से ज्यादा है तो। फिर इन पे एएमटी की रेट कितनी है, वो टैक्स रेट ऑफ एएमटी, तो ध्यान दीजिए एएमटी की रेट है 18.5%, 18.5%, और सरचार्ज और क्या लग जाएगा साथ में से। हाँ, एक स्पेशल रेट होती है आईएफएससी के लिए, आईएफएससी के लिए उसमें भी कितनी आई थी, 9%, इसमें भी कितनी है, 9%। अब देखो इसका मतलब क्या है वो सुनिए, कि अगर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, अगर इनमें से कोई व्यक्ति है और जिसकी इनकम कितने से ज्यादा है, 20 लाख से ज्यादा है, तो आप एक तरफ तो रेगुलर टैक्स निकाल लो जो आपने स्लैब रेट वगैरह पढ़ रखी है वो, दूसरी तरफ उसका क्या करो, 18.5% उसमें क्या निकलेगा, प्लस सरचार्ज वगैरह ये जोड़ करके टैक्स निकलेगा उसकी, जैसे उसमें निकाला था आपने बेट में बुक प्रॉफिट पे, याद है क्या, बुक प्रॉफिट का 15%, वैसे ही इसमें एडजस्टेड इनकम निकाली था और उसका 18.5% टैक्स लिया था। दोनों में से जो ज्यादा होगा सरकार कौन सा ले लेगी, वो ज्यादा वाला। देखो मैं इधर लिख भी रहा हूं, कैसे लगेगा ये एएमटी का नियम, वो ध्यान दीजिए। पहले 1 नंबर पे तो क्या निकालेंगे, रेगुलर टैक्स, रेगुलर टैक्स ऑफ असेट। रेगुलर टैक्स कितना बनता है वो निकालेंगे ऑन टोटल इनकम, ये तो किस पे निकाला जाएगा, टोटल इनकम। रेगुलर टैक्स निकालना आपने इंडिविजुअल का पढ़ाई है, प्रैक्टिकली नहीं काम आनी, आप लोग का थोड़ा पढ़ा हुआ होता ना, वो यहाँ पे दिमाग खराब हो जाता है कहीं का, इस तरह आपने इतना पढ़ा इंडिविजुअल एचयूएफ का, हमने तो याद किया था सारा टैक्स निकालना, और अब आप क्या बोल रहे हो कि उसमें एक कंपेरिजन और करेंगे, होता ना दिमाग खराब की, फिर सर हमने पहले वाला पढ़ा वो व्यर्थ है क्या, व्यर्थ नहीं है, सारा चीज पहले वाला ही चल रहा है। ये तो कब लगेंगे नियम, कोई व्यक्ति की टैक्सेबल इनकम कितने से ज्यादा हो, 20 लाख से ज्यादा हो, उनके लिए लगता है। प्रैक्टिकली इनका 0% रोल है, आपको मैं प्रैक्टिकली कुछ नहीं पूछना। तो रेगुलर टैक्स आपने निकाल लिया, दूसरी तरफ क्या निकालना है, एएमटी, ये कितना निकलेगा, 18.5%, किसका, उसमें तो निकालते थे बुक प्रॉफिट का, भी ध्यान होगा आप लोगों को, उसमें तो किसका निकाला जाता था, बुक प्रॉफिट का, और यहाँ पे किसका निकाला जाएगा, वो एक एडजस्टेड इनकम होगी उसका, ऑन एडजस्टेड इनकम। फिर दोनों टैक्स अलग अलग आएंगे, रेगुलर टैक्स तो स्लैब देके निकाला होगा आप लोगों ने, डायलॉग तक इतना ये इतना, ये कोई स्लैब नहीं लगानी, एएमटी में तो पूरी इनकम का 18.5% सीधा है। फिर कौन सा टैक्स सरकार लेगी आपसे, जो हायर होगा, टैक्स पेबल क्या आ जाएगा, जो दोनों में से हायर होगा, जो ज्यादा होगा। अब आप कहोगे कि सर मान लो रेगुलर टैक्स आया किसी करदाता का 8 लाख, ये एएमटी आया 10 लाख, तो ज्यादा वाला टैक्स सरकार 10 लाख ले लेगी, वो 2 लाख की क्या क्रेडिट भी मिलेगी क्या इसमें, जैसे मेट में मिलती थी 15 साल तक, हाँ मिलेगी इसमें भी, कितने साल तक, वही 15 साल तक। तो अब ये जो चीजें आप लोगों को देखो इसमें भी लिखी हुई है, मैं आप लोगों को इसमें, अब आपको जो बोर्ड पे उसको बाद में लिख लेना आप लोग, बोर्ड वाला भी इसको शॉर्ट समरी में बताया मैंने, अब इसमें पहले पढ़ दो। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 JC आर एप्लीकेबल बोथ टू फर्म एंड एलएलपी, ये फर्म और एलएलपी पे तो लागू होते हैं, मैंने लिखा ना फर्म और एलएलपी, इन पे भी लागू होते हैं बाकी पे, और फर्म और एलएलपी। वेयर द रेगुलर इनकम टैक्स, अगर रेगुलर इनकम टैक्स जो है वो लेस कम है, रेगुलर इनकम टैक्स आपने निकाला ये 8 लाख ही है मान लो, सोचो बोर्ड पे देखो, रेगुलर इनकम टैक्स जो वो अगर लेस कम है, देन किससे कम है, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स पेबल फॉर सच प्रीवियस ईयर, देन द एडजस्टेड टोटल इनकम, एडजस्टेड इनकम पे जो आपने एएमटी निकाला है उससे अगर कम है, देन एडजस्टेड इनकम शैल बी टोटल इनकम, तो इसी नीचे वाली कोई इनकम मान लेंगे टोटल,
ऑफ द पर्सन फॉर सच प्रीवियस ईयर एंड इट शैल बी लायबल टू पे टैक्स, और उसको टैक्स देना पड़ेगा, इस एडजस्टेड इनकम वाला टैक्स देना पड़ेगा कितनी रेट से 18.5% प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन से कितना 4%। सरचार्ज से तो सब जगह लगती है। तो ये कह रहा है कि अगर ऊपर वाला रेगुलर टैक्स कम आया है, किससे कम आया है, इस नीचे वाले टैक्स से, एडजस्टेड इनकम के 18.5% वाले टैक्स से, तो टैक्स कौन से वाला देना पड़ेगा, ये कह रहा है नीचे वाला जो 18.5% टैक्स है ये देना पड़ेगा। अब ये बुक की लैंग्वेज है, यहाँ पे आपको समझने में जोर आ रहा नहीं, फिर आगे 2 लाइनें पढ़ी और यहाँ पे बोर्ड में देखा तो आप लोगों को ये पता चल सकता है कि एक तरफ कोई करदाता का क्या निकाला, इंडिविजुअल एक्चुअल फर्म का रेगुलर टैक्स। जैसे मान लो कोई फर्म ही है, फर्म का रेगुलर टैक्स निकाला, 30% टैक्स लगता है फर्म की इनकम पे और वो टैक्स है 8 लाख, और उसी फर्म का एएमटी निकाला, ये एडजस्टेड इनकम पे निकलेगा जिसमें बहुत सारी डिडक्शन मिलेगी नहीं, तो ये इनकम ज्यादा आएगी, इसका 18.5% लिया, वो टैक्स निकाला, दोनों में से कौन सा ले लेगी सरकार, ज्यादा वाला। तो ये कितनी रेट है, इसकी रेट खास तौर पे अंडरलाइन कर लो, एमटी की कितनी हो गई 18.5%। अब ऊपर एमटी इज लेविएबल 9%, हालांकि एमटी की रेट कितनी हो जाएगी 9%, किसके लिए, नॉन कॉर्पोरेट असेसी जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर होते हैं उनके लिए 9% ही लगेगी, सरचार्ज और सेस अलग से एप्लीकेबल है। देखो आईएफएससी, ये जगह जगह नाम आ रहा है, आईएफएससी क्या होती है, फॉरेन की एक इकाई मान सकते हो, इंडिया में सेज वगैरह में होती है ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, जो फॉरेन की कोई बैंक या फॉरेन की इकाई होती है उस पे सारे फॉरेन के नियम लगते हैं, इंडिया वाले नियम नहीं लगते, कुछ एक नियम जैसे टैक्स वगैरह सरकार जरूर लेती है उससे, और वो जैसे यहाँ 9% रेट बताइए आपको, तो आईएफएससी के लिए रेट कितनी हो जाएगी 9%। इट में बी फर्दर प्रोवाइडेड, ये भी नोट किया जा सकता है कि एएमटी के जो नियम है वो अप्लाई होंगे इंडिविजुअल पे, एचयूएफ पे, एओपी पे, बीओआई पे, एजेपी पे, इफ एडजस्टेड टोटल इनकम एक्सीड 20 लाख, अगर इनकी एडजस्टेड इनकम कितने से ज्यादा हो, टैक्सेबल की बजाय एडजस्टेड इनकम कितने से ज्यादा हो 20 लाख। देखो सिर्फ 2 ही चीजें पूछी जाती है इसकी एग्जाम में, टॉपिक तो देखो आपको देख के हार्ड लग रहे हैं, चीजें 2 ही पूछी जाती है, एक तो आपको पूछा जाएगा अल्टरनेट मिनिमम टैक्स इज एप्लीकेबल और इंडिविजुअल व्हेन एडजस्टेड इनकम इज मोर देन, बस ये लिमिट याद रखो, कितने से ज्यादा हो एडजस्टेड इनकम 20 लाख, ठीक है। इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, इन चारों के नाम याद रखना, इनकी 20 लाख से ज्यादा हो तभी लगेगी। दूसरी क्या पूछी जाती है, एएमटी की रेट, मेट वाली रेट और एएमटी की रेट सेम नहीं है, मेट की रेट तो कितनी थी 15 और एएमटी की रेट कितनी है 2.5, और कुछ भी नहीं पूछा जाता, या ज्यादा से ज्यादा 30 पूछे तो क्रेडिट कितने साल ले जाएंगे वो आएगा। हाँ तो देखिए इट इज फर्दर प्रोवाइडेड, ये पढ़ा है कि एएमटी जो लगेगा इंडिविजुअल या एचयूएफ पे, कब लगेगा, इंडिविजुअल या एचयूएफ या एओपी या बीओआई पे तब लगेगा जब आपकी इनकम कितने से ज्यादा हो 20 लाख से। फिर नीचे पर्टिकुलर निकालने की आपको जरूरत नहीं है, इसने एडजस्टेड इनकम निकालना सिखा रखा है वो नहीं देखना। फिर नीचे पहला पैरा नहीं देखना, दूसरा पैरा भी नहीं देखना, लास्ट वाली लाइन में देखिए, however it is also provided that credit for tax, आपको टैक्स की जो क्रेडिट है पेड बाय ए पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ एएमटी शैल बी अलाउड, आपको क्रेडिट भी मिल जाएगी, जितना आपने एक्सेस एएमटी चुकाया है रेगुलर टैक्स से जितना ज्यादा आपने चुकाया उसकी क्रेडिट मिल जाएगी, एंड दिस क्रेडिट शैल बी कैरी फॉरवर्ड अप टू द 15 असेसमेंट ईयर, कितने साल तक आप आगे ले जा सकते हो, अंडरलाइन कर लो 15 ईयर तक, और उसको रेगुलर टैक्स में से लेस कर सकते हैं। जैसे इस साल रेगुलर टैक्स है 8 लाख और मेट वाला टैक्स कितना है एएमटी वाला 10, तो कितना ज्यादा चुकाओगे आप 10 लाख चुकाओगे, लेकिन 8 की जगह 10 देना पड़ा तो 2 लाख की क्या मिल जाएगी क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब ये 2 लाख रुपया अगले कोई साल में रेगुलर टैक्स ज्यादा आ जाएगा तो उस टाइम छूट ले लेना। जैसे 2 साल बाद में मान लो रेगुलर टैक्स आया 18 लाख और मेट एएमटी वाला टैक्स आया 15 लाख, तो आपको 18 लाख देना पड़ेगा ना सरकार को, रेगुलर टैक्स आया 18 लाख 2 साल बाद और मेट वाला ये टैक्स कितना है 15, तो 18 दोगे उस टाइम ये 2 लाख की क्रेडिट ले लेना, तो फिर कितना देना पड़ेगा 16 लाख, वो क्रेडिट मिल जाएगी आपको बात सीधी। तो यहाँ पे ज्यादा डीप में न जाके आप लोगों को क्या क्या याद रखना है एएमटी के बारे में, एक तो इसकी सेक्शन याद रखना है 115 जेसी, मेट और एएमटी के नियम भी सेम से ही हो गए, ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में, है ना। तो आप इसीलिए मैंने साथ में पढ़ाया, पहले मेट पढ़ाया, ये वापस बेक आकर के देखो इस टॉपिक को हमने पढ़ाया, कायदे से ये इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म के बाद में आ जाना चाहिए था समझाने में, लेकिन वहां न लेके मैंने इसीलिए आज लिया क्योंकि मेट समझ दिया तो इसमें ज्यादा जोर नहीं आएगा। एएमटी सारे एसएससी पे लगेगा, किस पे नहीं लगता, कंपनी पे नहीं लगता, कौन कौन पे लगता है, इन सब पे, फर्म पे हमेशा, और इन पे तब जब एडजस्टेड इनकम 20 लाख से ज्यादा हो। रेट कितनी है इसकी 18.5, और
कौन सा टैक्स देना पड़ेगा, रेगुलर टैक्स या एमटी जो ज्यादा आएगा वो देना। इसके 2-3 ही सवाल है, इसलिए फटाफट आप एक्सरसाइज भी देख लो। इसकी आपको एक्सरसाइज मिलेगी डिडक्शन के साथ। डिडक्शन का कौन सा था टॉपिक आपको दसवां था क्या, डिडक्शन वाले में मिलेगी इसकी एक्सरसाइज, डिडक्शन का लास्ट पेज पे। इसमें मैंने आपको बोला भी था कि ये अलग टॉपिक है। सर 10.22 127 कैसा नंबर होगा आपके, देखो हाँ देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स इज नॉट एप्लीकेबल। ये किस पे एप्लीकेबल नहीं है, अगला भी सेम सवाल है शायद। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 जैसी आर नॉट एप्लीकेबल टू कंपनी, देखो 2 बार यही पूछ लिया है। फिर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 जैसी शैल बी एप्लीकेबल टू ए पर्सन अदर देन कंपनी व्हिच रेगुलर इनकम टैक्स, जिसका रेगुलर इनकम टैक्स क्या आ रहा हो, लेस कम आ रहा हो। किससे कम आ रहा हो, एमटी से, यानी एमटी वाला टैक्स ज्यादा आ रहा हो और रेगुलर टैक्स क्या आ रहा हो, कम, तो फिर एमटी लग जाएगा, ये देना पड़ेगा फिर टैक्स लेस। एमटी की रेट क्या है 18.5% एडजस्टेड इनकम का। एक एमटी लेवी किया जाता है कौन सी इनकम पे, एडजस्टेड इनकम पे, एससी। एडजस्टेड इनकम कैसे निकालते हैं वो नहीं देखना, आप तो केवल आय में देख सकते हो। 133 देख लो। प्रोविजन एमटी के एप्लीकेबल तब होंगे जब एडजस्टेड इनकम कितने से ज्यादा हो, 20 लाख। प्रोविजन ऑफ एमटी आर एप्लीकेबल फॉर एलएलपी व्हेन द एडजस्टेड इनकम एक्सीड। एलएलपी पे नियम कब लागू होंगे, एलएलपी पे हमेशा ही लागू होते हैं। ये सवाल के एग्जाम में उस टाइम आया था ना, इसके बोनस नंबर मिले थे। इसमें चारों ऑप्शन ही गलत थे, क्योंकि इसमें एलएलपी के लिए क्या होता है, फर्म और एलएलपी के लिए कोई लिमिट है ही नहीं ना, तो आपको क्या ऑप्शन होना चाहिए, नो लिमिट होना चाहिए था। When the adjusted income exceed, ऐसा कोई इसमें ऑप्शन ही नहीं होता, तो इसमें आपको बोनस मिल जाता है। लेकिन ऐसे आप अभी तो बना लो, चाहे कौन से को काट के करोगे, बी को काट के कर लो, बी किसका 20 लाख इसका काट के, हाँ नो लिमिट। टैक्स पेबल फॉर एमटी, एमटी के तहत जो क्रेडिट है वो आपको कितने साल तक फॉरवर्ड करने की इजाजत है, 15 साल। इफ एलएलपी, अगर एलएलपी जो है वो डिडक्शन ले रही है 35 एडी की, तो प्रोविजन जो है एमटी के विल अप्लाई, वो तभी लागू होंगे व्हेन द एडजस्टेड टोटल इनकम एक्सीड, जब टोटल इनकम कितने से ज्यादा हो तो एलएलपी के नियम लागू हो जाएंगे। एलएलपी पे एमटी के लिए कोई लिमिट होती नहीं है, एलएलपी के लिए तो क्या करोगे, नो लिमिट। इस सवाल को सही बनाया। फॉर द असेसमेंट ईयर 21-2 अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल बाय यूनिट इन एसईजेड एज पर नॉर्मल प्रोविजन इज 4,20,000। टैक्स जो आ रहा है नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से आ रहा है 4,20,000। एमटी जो आ रहा है टोटल इनकम पे वो आ रहा है 4,90,000। तो बताइए टैक्स कौन सा दोगे, 4,90,000 ज्यादा वाला देना पड़ेगा। इन द अबव कोर्स केस, ऊपर वाले केस में क्रेडिट जो मिलेगी वो कितने साल तक मिलती रहेगी, 15 साल तक। 15 साल जोड़ो, देखिए उसमें कौन सा साल दिया था 21-22, तो 21-22 में 15 जोड़ोगे कब तक हो जाएगा, 37-37 तक क्रेडिट। 39-40 ये नहीं देखने। 42 देख सकते हो, इसमें 42 बताया भी होगा उस टाइम या नहीं बताया, तो देख सकते हो। इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट पे कितना % टैक्स लगता है, अभी पढ़ा था आज आपने 10%। 43 भी नहीं देखना। 44 एमटी अंडर सेक्शन 115 जैसी इज पेबल बाय ए पर्सन अदर देन कंपनी ऑन द एडजस्टेड इनकम एट द रेट ऑफ, किस रेट से देना पड़ेगा एमटी, 18.5%। तो देखो एक तो आपस में इनमें कंफ्यूजन होता है उल्टा पुल्टा, आप एमटी वाली रेट याद कर लेते हो, मेट की जगह मेट वाली याद कर लेते हो एमटी की जगह, तो वो नहीं करना है। एक 20 लाख की लिमिट आपको याद रखनी है। सवाल में तो आप लोगों ने देखा होगा ये 2 चीजें मेन पूछी हुई है, रेट और ये चीज किस पे एप्लीकेबल होता है, फर्म पे, एलएलपी सब पे लागू होता है, किस पे नहीं होता, कंपनी पे नहीं, तो ये ध्यान रखना। तो ये एडवांस टॉपिक है। जनरली ये क्या होते हैं 20-30% ही समझ में आते हैं, आपको मैं ये भी बता दूं। आपको लग रहा होगा कि हमें समझ में कम आ रहे हैं या ज्यादा आ रहे हैं, तो ये 20-30% आते हैं। थोड़ा सा घर जाके इनको वापस देखो, क्योंकि ये समराइज प्रोविजन है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि ये डिटेल में नहीं बता रहे हम लोग, क्या बता रहे हैं आपको, समरी, और समरी में बताते हैं तो कई जगह कंफ्यूजन रह जाता है। तो वो कंफ्यूजन रह जाता है, तो आप लोग पहले तो इनके बेसिक जो रूल आपको काम में लेने वो आप लोग याद करो, फिर उसके बाद में एक्सरसाइज में भी आप लोगों को वापस निकालनी, तब जाकर के आपको याद होगी, ठीक है ना।
तो ये टॉपिक आपके पूरा हुआ। कल आपके नॉन रेजिडेंट असेसी का लेंगे काम। नॉन रेजिडेंट का मीन फॉरेन का कोई आदमी होगा, उसको टैक्स कैसे देना पड़ेगा।